जब आप वक्फ एक्ट को देखते हो तो इसका नाम है द वक्फ एक्ट 1995। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पूरा का पूरा ये वक्फ को डील कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि असल में वक्फ एक्चुअली में होता क्या है। एक सेकुलर कंट्री में वक्फ के पास इतनी ज्यादा ताकत हो गई है कि वो एक इस्लामिक कंट्री के वक्फ बोर्ड में बाधित नहीं है, और इनका जो टोटल लैंड से और बाकी चीज़ों से जो स्ट्रक्चर क्रिएट की गए हैं उन सब से जो पैसा आ रहा है उसकी एक्चुअल में कितनी वैल्यू उसका हमें अंदाजा भी नहीं है। कि जब सच्चर कमेटी 2005-6 में कहती है कि मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है, तो फिर ये वक्फ की ज़मीन कैसे बढ़ रही है? क्योंकि अगर मुसलमान इतना डिप्राइव्ड है तो फिर दान देने के लिए उसके पास ज़मीन कहाँ से आ रही है कि जो है 13 से लेकर के 24 के बीच में आपकी प्रॉपर्टी जो है आप तीसरे नंबर पे आ जाते हो। यहाँ पे अगर सरकारी ज़मीन पे वक्फ अपना दावा ठोकता है तो ये एक्ट कहता है कि 6 महीने के अंदर सरकार वो ज़मीन वक्फ बोर्ड को वापस करेगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को इन्होंने बोला कि वक्फ प्रॉपर्टी पे इलाहाबाद हाई कोर्ट बना है, और आप सरप्राइजिंगली इनकी पावर आप अगर देखोगे कितनी ज़बरदस्त है। वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट हाई कोर्ट सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट गया और उन्होंने बोला कि वक्फ ने हाई कोर्ट की ज़मीन जो है वक्फ लैंड डिक्लेयर कर दी है, तो आप हमें बताओ कि हम कैसे अपने आप को बचाएं। मेरठ में जो कैंट एरिया होता है, जो आर्मी एरिया है, उन्होंने कैंट एरिया को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले 10 सालों में मेरे हिसाब से इस देश की 75% लैंड वो वक्फ की लैंड है। आज हमारे साथ सीमा सिंह मैम मौजूद हैं। सीमा सिंह मैम इज अ प्रोफेसर इन कैंपस लॉ सेंटर। आई वेलकम सीमा मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आई। थैंक यू ऋषि, थैंक यू। एंड आई एम फीलिंग क्वाइट एक्साइटेड कि आपका पहला एपिसोड जो है यहीं से लॉन्च हो रहा है। सो आई एम हैप्पी एंड माय बेस्ट विशेस टू यू एंड योर चैनल आल्सो। मेंटोर आई हैं और ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि इस तरीके से हम पहला एपिसोड अपना शूट कर रहे हैं और होप सो ये स्टूडेंट्स के बीच में, लीगल लुमिनरीज के बीच में और लिटिगेंट्स के बीच में बहुत जल्दी पहुँचे। टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक वक्फ एक्ट, जिसमें अभी बहुत बड़ा रिसेंट अमेंडमेंट आया है, जिसमें उसका नाम तक चेंज कर दिया गया। उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो बदलाव क्यों हुए, क्यों ज़रूरी थे और उसके पीछे का पर्पस क्या है। क्या सरकारें जैसे नाम बदलती हैं, जगहों का नाम बदलती हैं, ट्रेनों का नाम बदलती हैं, स्टेशन का नाम बदलती हैं, ये कुछ वैसा ही है या इसमें कुछ दम है? इसको जानने के लिए आज हम सब बात करेंगे सीमा मैम से। तो सीमा मैम, मैं तो पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा वक्फ एक्ट है ये क्या है और ये शुरू कब से हुआ? देखिए, किसी भी लेजिस्लेशन का जो नाम होता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि वो लेजिस्लेशन किस लिए बनाया गया है। जब आप वक्फ एक्ट को देखते हो तो इसका नाम है द वक्फ एक्ट 1995। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पूरा का पूरा ये वक्फ को डील कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि असल में वक्फ एक्चुअली होता क्या है। वक्फ को अगर आप देखेंगे तो ये एक इस्लामिक लॉ का सब्जेक्ट है, लेकिन वक्फ कहाँ पे दिया गया है इसको लेकर के भी एक यूनानिमिटी नहीं है। जैसे जब आप कुरान देखते हैं तो कुरान में वक्फ शब्द नहीं है, कुरान में दान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बाद में जैसे अगर आप मक्का मदीना में देखें तो वहाँ भी कहा जाता है कि प्रॉपर्टी वक्फ हुई, हिंदुस्तान में भी वक्फ आया। और जब यहाँ पे मुगल आए तो ये कहा गया कि उन्होंने अलग अलग पर्पजेस के लिए जमीन जो है वो दान में दी। तो वक्फ का मतलब होता है कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को, जो कि मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए या मान लीजिए अपने बच्चों के लिए, वो जो है दान में दे सकता है। तो जो एक कॉन्सेप्ट आपका हिंदू धर्म में दान का है, क्रिश्चियनिटी में चैरिटी का है, वही कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं इस्लाम में वक्फ का है। तो यहाँ पे इशू ये हुआ कि जब जैसे यहाँ पे जब मुगल आए और मुगलों ने यहाँ पे शासन किया तो ज़मीनें थी, मंदिर थे, बहुत सारे इश्यूज थे। धीरे धीरे जो वक्फ की लैंड है वो बढ़ती चली गई। अब लैंड एक ऐसी चीज़ है, जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसमें कन्फ्लिक्ट भी बढ़ते हैं। इसको लेकर के एक इशू ये उठा कि आखिर में वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज किया कैसे जाएगा। सबसे पहले इस पर अंग्रेज़ों का ध्यान गया। अंग्रेज़ों का ध्यान गया तो उसके अलग अलग रीज़न भी थे, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ तो हमेशा से डिवाइड एंड रूल की चल रही थी। तो उन्होंने जो है वक्फ एक्ट 1913 लेकर के आए, फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई करके 1923 का एक्ट आया, फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में 1954 का एक्ट आया।
लेकिन वक्फ एक्ट 1954 में यानी इंडिपेंडेंट इंडिया में वक्फ को जितनी पावर दी गई उतनी पावर अंग्रेजों ने 1913 और 23 के एक्ट में भी वक्फ को नहीं दी थी। उसके बाद क्या हुआ, ये वक्फ धीरे धीरे और ज़्यादा ताकतवर होता गया। इसमें रिफॉर्म लाने के लिए जैसे जैसे इसमें रिफॉर्म आया वो वैसे वैसे और ज़्यादा ताकतवर हुआ है। तो एक्चुअल में वक्फ एक्ट जो लाया गया था वो इस वक्फ की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसको ध्यान में रख करके लाया गया था। जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी थी। अब वो क्या हुआ कि उसमें जब प्रॉपर्टी का इशू बैठने लगा तो सरकार ने वक्फ एक्ट बनाने का मतलब ये एक लेजिस्लेशन है जिसको कि पार्लियामेंट ने बनाया। तो पार्लियामेंट ने इसमें लॉ बना करके सरकार का एक इंटरवेंशन किया। पर्पस ये था कि सरकार के इंटरवेंशन के थ्रू वक्फ की प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से जिस पर्पस के लिए वक्फ बनाया गया है उसी के लिए इसको यूटिलाइज किया जाए, चैनलाइज किया जाए। तो 1954 का जो एक्ट आता है उससे वक्फ बोर्ड आता है। लेकिन फिर 84 में डिमांड होने लगी कि नहीं वक्फ को और ताकत दी जाए, वक्फ बोर्ड को और ताकत दी जाए। तो 95 का जो एक्ट आता है उसमें ट्राइब्यूनल भी आ जाता है। लेकिन इनको सबसे ज्यादा जो ताकत मिली वो ताकत मिली 2013 के एक्ट से, अमेंडमेंट से। 2013 में जब इलेक्शन के ठीक पहले वक्फ एक्ट को अमेंड किया गया तो वक्फ में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए जो कि एक्चुअल में इस्लामिक कंट्रीज में भी नहीं है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक सेकुलर कंट्री में वक्फ के पास इतनी ज्यादा ताकत हो गई है कि वो एक इस्लामिक कंट्री के वक्फ बोर्ड के पास भी नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, 2013 का जब वक्त में अमेंडमेंट आया 1995 को उसको अमेंड किया गया तो 10 साल में इनकी प्रॉपर्टी में एक्सपोनेंशियल राइज हुआ और प्रॉपर्टी इनके पास इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ी कि देखते देखते ही थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर बन गए आपका आर्मी और रेलवेज के बाद। अब इनके पास इतनी ज्यादा लैंड है, लगभग 9 लाख एकड़ इनके पास लैंड का जो है पूल है। और इनका जो टोटल लैंड से और बाकी चीज़ों से जो स्ट्रक्चर क्रिएट की गए हैं उन सब से जो पैसा आ रहा है उसकी एक्चुअल में कितनी वैल्यू उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए जानना ये भी ज़रूरी है कि जो जेपीसी कमेटी बनी, क्योंकि इसमें बड़े सारे कॉन्ट्रडिक्शन भी है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और बाद में डिस्कस करने में एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि जब सच्चर कमेटी 2005-6 में कहती है कि मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है तो फिर ये वक्फ की ज़मीन कैसे बढ़ रही है? क्योंकि अगर मुसलमान इतना डिप्राइव्ड है तो फिर दान देने के लिए उसके पास ज़मीन कहाँ से आ रही है कि जो है 13 से लेकर के 24 के बीच में आपकी प्रॉपर्टी जो है आप तीसरे नंबर पे आ जाते हो। और तीसरे नंबर पे आने के बाद अभी भी आप कह रहे हो कि मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ पे सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसको पोर्ट्रे इस तरीके से लगातार किया जा रहा है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, बट एक्चुअल में ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है। क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा विक्टिम कहीं कोई है तो वो निचले तबके का मुसलमान है। तो ये बेसिकली पावरफुल वर्सेस अंडर प्रिविलेज का जो है एक कन्फ्लिक्ट हो गया और धीरे धीरे ये लैंड को ग्रैब करने का एक तरीका बन गया। और लैंड को ग्रैब करने का तरीका क्यों बना? लैंड को ग्रैब करने का तरीका इसलिए इसमें बन गया क्योंकि प्रोविजन इस तरीके से वक्फ बोर्ड में रखे गए कि वक्फ जिस लैंड पे हाथ रख दे वो लैंड जो है वो वक्फ की हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ा जो इन्होंने 1995 के एक्ट में 2013 में अमेंडमेंट किया, देखिए इसमें खास बात क्या है 1995 के एक्ट में कि जो बेनिफिशियरी होगा वो सिर्फ मुसलमान होगा। लेकिन 2013 में इन्होंने क्या कर दिया कि हिंदू भी जो है वो वक्फ को अपनी लैंड वक्फ बोर्ड को दान में दे सकता है। अब सवाल ये है कि हिंदू, अगर आप प्योर इस्लाम देखें तो प्योर इस्लाम में तो हिंदू को कहीं एक्सेप्टेंस है नहीं, हिंदू का कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जब ओरिजिनल आपका इस्लाम है वो तो इसकी बात नहीं करता। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि देने वाला तो हिंदू हो सकता है लेकिन बेनिफिशियरी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होगा। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इसमें इन्होंने कर दिया वक्फ बाय यूजर। अब वक्फ बाय यूजर क्या होता है? वक्फ बाय यूजर ये होता है जैसे आपने देखा कि रातों रात एक मजार बन गई या रातों रात एक छोटी सी मस्जिद का स्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा, ये ऑन एंड ऑफ एन हो गया है। तो वक्फ बाय यूजर में क्या है कि इन्होंने किसी जमीन पे कोई स्ट्रक्चर अगर क्रिएट कर दिया और आपने एक सर्टेन टाइम पीरियड में उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो 1 साल के बाद ये लैंड जो है वो वक्फ को चली जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस लैंड पे वक्फ ने दावा ठोक दिया उस लैंड को वक्फ कब किया गया इसका सबूत देने का भी कोई प्रावधान नहीं है। यानी उन्होंने हाथ रख दिया तो लैंड उनकी हो गई,
और ये मान लिया गया कि ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है वक्फ को। उसका जो वाकिफ है यानी जिसने वक्फ किया वो एक्चुअल में कौन था, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो वक्फ के लिए जो वाकिफ होता है ना उसकी कुछ प्री कंडीशन होती है। और अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो इस्लामिक लॉ का कहीं ना कहीं वायलेशन भी है। वायलेशन कैसे है, जो चीज़ आप दान में देते हैं ना, जैसे सऊदी अरबिया में आप देखोगे या दुनिया की अलग अलग 32-35 कंट्रीज की तो मैंने स्टडी करी है, सेकुलर से लेकर के इस्लामिक तक, जो प्री कंडीशन पहली वक्फ की है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी आप वक्फ करोगे आपको उसका ओनर होना चाहिए। हाँ, अभी शायद जो अमेंडमेंट आया है उसमें भी यही है। हाँ, उसमें ये कर दिया है कि आप ओनर होंगे। दूसरा इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि जो प्रॉपर्टी आप वक्फ करते हो वो आपके अलावा किसी और को बिलोंग ना करे। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के या अपने लीगल हेयर के सारी प्रॉपर्टीज को आपने वक्फ कर दिया। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस पर ना कोई देनदारी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने इस लैंड पे लोन ले लिया और लोन लेने के बाद अब चुकता कौन करे, तो मैंने लैंड को वक्फ कर दिया। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी आप वक्फ करेंगे ना, कुरान के हिसाब से उसकी प्योरिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। अब जब कुरान के हिसाब से प्योरिटी मेंटेन करवाने का काम क्या इस सरकार ने किया? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसको किया है। और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इसमें जो वक्फ बाय यूज़र है ना वो इसकी प्योरिटी को कहीं ना कहीं नष्ट करता है। क्योंकि लैंड मेरी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ दिल्ली में बैठी हूँ, मेरे गांव में एक लैंड है, वहाँ पे जो है किसी ने उस पर एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अब मुझे 1 साल बाद जा करके पता चल रहा है, या फिर स्ट्रक्चर भी ना खड़ा करें, अगर उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के दस्तावेज में ये दिखा दिया कि ये लैंड वक्फ की है, मुझे पता भी नहीं है एज एन ओनर कि वो लैंड मेरी है। और क्या होगा कि जब हम उसको बेचने जाएंगे, जैसे आपने तमिलनाडु का केस देखा, तमिलनाडु का केस तो मैम बहुत फेमस है। और बड़ी चीज़ ये है कि उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। लोगों ने कहा है कि ये एक फेक न्यूज़ है, कई लोगों ने कहा कि नहीं बहुत रियल इशू है। और ऐसे सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, बहुत जगह पे ऐसे केसेस हुए हैं। तो तमिलनाडु के केस में तो हम लोग आएंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे इस्लामिक ट्रेडिशन में जब आपने कहा कि वक्फ अलग तरीके से चल रहा है, तो इंडिया में पर्टिकुलरली वक्फ को इतनी पावर देने के पीछे जो गवर्नमेंट की उनकी साइकोलॉजी क्या थी, किस वजह से इतनी पावर दी गई, उसके पीछे आप क्या देखती हैं? देखिए ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा पॉलिटिकल भी है, पर मैं इसका न्यूट्रल आंसर देना पसंद करूंगी। आपने देखा कि जब आपका बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ उसके बाद 2 लेजिस्लेशन आए थे। एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया और दूसरा आपका वक्फ एक्ट आया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपने बोल दिया कि 1947 तक जिस रिलीजियस प्लेस का जो स्टेटस है वो स्टेटस मेंटेन रहेगा। मतलब रामलला के बाद, बाबरी मस्जिद के बाद आप किसी और प्लेस को क्लेम आप नहीं कर सकते कि इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या था। तो हिंदुओं का राइट तो वहाँ क्लोज हो गया। वक्फ के थ्रू जो राइट दिया गया, स्पेशली बाय यूजर दिया गया, आपको ताज्जुब होगा जान करके कि चाहे आपकी ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आए हैं उसमें इन लोगों ने प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी बाय यूजर माना है। मतलब इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ये दिखाने के लिए कि ये लैंड जो है एक्चुअल में इनको बिलोंग करती है। मतलब किसी को मिली और उसने वक्फ कर दिया। हाँ, इन्होंने बोला कि हमारा ये स्ट्रक्चर था, हम इतने दिन से नमाज पढ़ रहे थे, तो ये लैंड बाय यूजर जो है वो हमारी हो गई। रामलला विराजमान का जो केस सुप्रीम कोर्ट में आया था उसमें इन्होंने इसी बेसिस पे अपने क्लेम को डिक्लेयर किया था कि इतने सालों से, यानी मीर बांकी ने तोड़ा तो 500 साल से तो ये लैंड हमारे पास है। अगर हमारे पास है तो इसमें फिर किसी और का कोई राइट बाय यूजर के अकॉर्डिंग जो है वो बन ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो टेक्निकल पॉइंट है वो आप ये देखो कि वक्फ एक्ट में सारी पावर जो है वक्फ के पास है, यानी वही प्रॉपर्टी को क्लेम करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। आप जो है कंप्लेंट लेकर के भी वही सर्वे करेगा, वही डिक्लेयर करेगा। कंप्लेंट लेके आप वक्फ ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, वही उसको डिसाइड करेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हिंदू उसमें, अगर आप कह रहे हो कि वक्फ कर सकता है, या आपने हिंदू की प्रॉपर्टी को मान लिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की गई, तो आप एक हिंदू या किसी और रिलीजियस कम्युनिटी के व्यक्ति को आप वक्फ ट्राइब्यूनल के सामने कैसे ला रहे हो जो कि रिलीजन स्पेसिफिक है? मैम स्पेशली वक्फ ट्राइब्यूनल में भी शायद ऐसे प्रावधान है कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ ट्राइब्यूनल का चेयरपर्सन और अदर 2 मेंबर्स हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जब आप इसको कह रहे हो कि एक सेकुलर कंट्री है, मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पूरा लॉ कास्ट शूट करने का वो यही है कि व्हाई इट इज नॉट डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल येट, इफ देयर इज सो मच ऑफ प्रॉब्लम जैसे कि आप बता रही हैं इसके साथ है,
तो ये अभी तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ, क्यों इसको इनवैलिडली किया गया? देखिए, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान क्यों रहे हैं। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि किन पैरामीटर्स पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया गया। तो अगर आप इसमें आप देखोगे तो इसमें सारी की सारी पावर, जैसे मैंने वक्फ बाय यूजर का बताया, हिंदू इसमें प्रॉपर्टी को जो है दान कर सकता है। इसमें कुछ चीजें और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा गौशाला की गोचर होता है गाँव में, जी है ना, तो अब क्या है, वहाँ गायें चरती हैं या कुछ ऐसे अलॉटेड प्लेसेस होते हैं जो सबके लिए होते हैं, हर कोई उसको यूटिलाइज करेगा। इनको इसमें ये तक पावर दे दी गई है कि ये उसको भी वक्फ लैंड जो है अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, यानी अपने रिकॉर्ड में उसको वक्फ मान लिया, तो वो जमीन वक्फ की मानी जाएगी। दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कहते हैं कि आप जो सरकार है वो जो है डोनेशन दे सकती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये 27 आर्टिकल जो है इसका क्लियर कट वॉयलेशन है। वक्फ जो है वो रिलीजियस स्पेसिफिक है। आपने बोला कि सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड को डोनेशन देगी, तो वक्फ बोर्ड तो रिलीजन स्पेसिफिक है ना, काम भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए कर रहा है। और सरकारों ने डोनेशन दी है, लैंड के रूप में भी दिया है और कैश के रूप में भी दिया है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे किया जाएगा। ये जो आपका एक्ट है वक्फ एक्ट, जब ये सर्वे की बात करता है तो सर्वे में क्या होता है कि जो सर्वेयर है वो जाएगा, हो सकता है आपके मोहल्ले में आ जाए, आपको पता भी नहीं कब वो सर्वे करके चला गया, और सर्वे करने के बाद उसने अपने रिकॉर्ड में मेंशन कर दिया कि भाई ये लैंड, ये लैंड, ये लैंड, ये सारी जो वक्फ की लैंड है। उसके पीछे का क्या, कैसे आपने क्लेम किया कि वो लैंड वक्फ की है। जैसे आपने तमिलनाडु का केस देखा, इस्लाम तो 1500 साल पहले भारत में था ही नहीं, आपने 1500 साल पुराने मंदिर को और गांव को कैसे जो है वक्फ की प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया। अब वहाँ पे जैसे हुआ, वहाँ पे इन्होंने अपने रिकॉर्ड में उस जमीन को वक्फ का दिखा दिया। अब उसमें से एक व्यक्ति जब अपनी लैंड को बेचने के लिए गया ना, तो उसको पता चला कि उसकी लैंड तो है नहीं, तो वक्फ के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो इसमें खास बात आप ये देखो, सबसे इम्पोर्टेंट आपका राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, मैंने माना कि आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसमें जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ ने क्लेम किया ना, तो आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा, ये अपने रिकॉर्ड में उसको वक्फ मेंशन कर लेगा, और जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस होता है ना, उसको इंटीमेट कर देते हैं कि प्रॉपर्टी वक्फ की है। आपके पास कोई इंटीमेशन नहीं जाएगा कि अब आपका घर जो है वो वक्फ का घर हो चुका है। जिस दिन आप उसको बेचने जाएंगे या जिस दिन आपको नोटिस मिलेगा, जैसे अभी आपने देखा दिल्ली में 5 टेम्पल इन्होंने क्लेम किए कि ये जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। उसके पहले आपने देखा आश्चर्यजनक रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट को इन्होंने बोला कि वक्फ प्रॉपर्टी पे इलाहाबाद हाई कोर्ट बना है। और आप सरप्राइजिंगली की पावर आप अगर देखोगे कितनी जबरदस्त है, वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में हाई कोर्ट सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट गया और उन्होंने बोला कि वक्फ ने हाई कोर्ट की जमीन जो है वक्फ लैंड डिक्लेयर कर दी है, तो आप हमें बताओ कि हम कैसे अपने आप को बचाएं। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कि उन्होंने बोला कि जिस प्रॉपर्टी को सरकार ने लीज कर दिया, उस प्रॉपर्टी पे वक्फ अपने राइट को कैसे क्लेम कर सकता है। तो उन्होंने वक्फ बोर्ड से बोला कि आपने इस प्रीमाइस के अंदर जो मस्जिद बनाई उसमें भी यही था, प्रीमाइस में मस्जिद थी, उन्होंने बोला आप इसको बाहर लेकर के जाओगे। तो सबसे पहली बात है, जिसके प्रॉपर्टी को वक्फ अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है उसको इंफॉर्मेशन देने का कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरी बात है कि बिना अगर 1 साल में उसने क्लेम नहीं किया तो आपने उसके राइट को भी फोरक्लोज कर दिया, यानी अब उसको क्लेम नहीं कर सकता, 1 साल बाद वो टाइम बार्ड हो गया। लिमिटेशन एक्ट आपके ऊपर लगेगा, अगर आप विक्टिम हो तो आपने अगर 1 साल में क्लेम नहीं किया तो आपका राइट क्लोज हो गया। लेकिन अगर वो कहते हैं कि शाहजहां के जमाने में यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर था जिसका इस्लाम मुस्लिम लोग यूज करते थे, वो शाहजहां के समय में उस लैंड को क्लेम कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि वगैरह का केस है, तो उनके क्लेम करने के ऊपर लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर हमने 1 साल में उसको नहीं चैलेंज, और चैलेंज भी आप कहाँ करोगे, सबसे बड़ी बात आप देखो, ये एक तरीके का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है कि मेरी लैंड है, मेरा घर है, और आपने अचानक बोल दिया कि ये वक्फ का लैंड है, तो मुझे जाना चाहिए सिविल कोर्ट में। आपने बोल दिया इस एक्ट में कि सिविल कोर्ट की कोई भी पावर वक्फ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे वक्फ ट्राइब्यूनल में। अब मजेदार बात है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के सारे जो मेंबर है पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वक्फ ट्राइब्यूनल आपका स्टेट में एक होता है ज्यादा से ज्यादा, तो एक गांव देहात का बेचारा, वो मुस्लिम है, हिंदू है, किसी भी कम्युनिटी का है, जिसकी लैंड को आपने ग्रैब कर लिया, वो जाए आपका लखनऊ जाए या किसी भी जो आपकी स्टेट की कैपिटल है वहाँ जाएगा, वो उसके लिए क्या एक्सेस करना वो संभव है।
दूसरी बात ये है कि वक्फ बोर्ड ही सर्वे कर रहा है, वक्फ बोर्ड को ही सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, वक्फ ट्राइब्यूनल ही वहाँ पे जो पार्टी है, तो आर्टिकल 14 का क्लियर वायलेशन है, क्योंकि जो और कम्युनिटी के लोगों की लैंड को आप क्लेम कर रहे हो उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव तो आपने वक्फ ट्राइब्यूनल में प्रॉपर जगह नहीं दी। और दूसरी बात ये है कि वक्फ ट्राइब्यूनल में उनसे जो है मेजॉरिटी उन्हीं उसी कम्युनिटी के लोगों का होता है जो कि उस पूरे के पूरे जजमेंट को इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में भी रहते हैं। तो वक्फ ट्राइब्यूनल चूंकि डोमिनेट होता है इनके द्वारा, तो ट्राइब्यूनल के डिसीजन भी क्लियर है कि ज़्यादातर इन्हीं के फेवर में जाएंगे। तीसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात है क्लोज डोर जो है आपकी सुनवाई होती है, और वक्फ ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट में किसी भी जजमेंट, मतलब ट्राइब्यूनल ने जो भी जजमेंट दे दिया उसको आप अपील में नहीं ले जा सकते। तो उसको क्या कहीं पे भी अपील में नहीं? उसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशल पावर करके आप हाई कोर्ट में कहीं कहीं पे इसकी सुनवाई हुई है कहीं, लेकिन जो आपका एक्ट है ना वो ये कहता है कि द डिसीजन ऑफ द वक्फ ट्राइब्यूनल शैल बी फाइनल। तो द एक्ट इज वेरी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्या इसमें अगर आप देखोगे एल चंद्र कुमार का जो जजमेंट है, तो जुडिशरी की जुडिशियल रिव्यू की पावर को तो आप ले ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। और इसमें इन्होंने 2-3 चीजें करी। इसमें एक और बड़ा आश्चर्यजनक प्रोविजन है कि वक्फ एक्ट सारे एग्जिस्टिंग लॉज को सुपरसीड करता है, नंबर 1। तो नंबर 2 इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, जैसे आपका 5th और अभी जो नए केसेस आ रहे हैं उसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 5th और 6th शेड्यूल में जो आपके शेड्यूल्ड एरिया है यानी ट्राइबल एरियाज उनको प्रोटेक्शन दिया है। रिसेंट जितने केसेस आ रहे हैं ट्राइबल एरिया में जाकर के वक्फ अपनी लैंड को जो वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है, तो ट्राइबल एरिया में तो इतने प्रोटेक्टेड एरिया आप क्लेम ही नहीं कर सकते। और कम से कम 5 से 6 केसेस तो मेरी नॉलेज में आ गए जहाँ पे आप 5th और 6th शेड्यूल के जो स्पेसिफाइड एरिया वहाँ पे जाकर के आप वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हो, तो ये तो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन है। प्लस जिस वक्फ ट्राइब्यूनल की बात यहाँ पे की गई है वो वक्फ ट्राइब्यूनल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, वक्फ शब्द ही नहीं मेंशन है। जो ट्राइब्यूनल आपका आता है 323A और 323B, उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 323A में है, बी में अलग अलग तरीके के ट्राइब्यूनल है जिसमें कोई रिलीजन स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल नहीं है। तो इसी इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने एक स्पेशल कोर्ट को फिर कहाँ से क्रिएट किया जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं है। ट्राइब्यूनल इज टू स्पीडी जस्टिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या ऐसे केसेस में बहुत स्पीडी जस्टिस, मतलब हम देखते हैं कि क्रिमिनल केसेस में बहुत लंबे लंबे समय तक केसेस पड़े रहते हैं। अभी मैं एक शिशिर त्रिपाठी में बहुत अच्छे परिचित हैं, उनकी किताब पढ़ रहा था, मुझे एक व्यक्ति ने उनकी किताब गिफ्ट करी, स्टॉल्ड व्हील ऑन जस्टिस। तो मैंने देखा उसमें बहुत सारी उन्होंने लिखा कि किस तरीके से लोगों के मरने के बाद जजमेंट्स आ रही हैं और उसको लेके हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बहुत अवेयर है और उसके लिए अपने 100% एफर्ट्स कर रहा है कि किस तरीके से हम स्पीडी जस्टिस कर सकें, चाहे उसे नरा रखा तो उनका जजमेंट हो या अलग अलग तरीके से। लेकिन वक्फ एक्ट जो कि नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हम देखते हैं कि लंबे लंबे समय तक एक आदमी जब एक फ्लैट खरीदता है, हम लोग तो ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे स्कैमर्स की जगह है कि किसी ने कोई फ्लैट खरीदा और लंबे समय तक उसकी 30 साल तक केस ही चल रहा है। ऐसे में वक्फ एक्ट एक रिलीजियस एक्ट जिसको हमने इतनी पावर दे दी कि स्पीडी जस्टिस के लिए अलग ट्रिब्यूनल बना दिया। तो ये सब कुछ ऑल्दो वी वांट टू मेक this podcast or this lawcast very legal, but don't you think that all this is done because of some political motives? देखिए वो तो इसमें ऑब्वियसली लगता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा तो नेचुरल ऑफ जस्टिस का वायलेशन है। नेचुरल ऑफ जस्टिस का वायलेशन क्या है, आप ही पार्टी हो, आप ही जज हो, सब कुछ आप ही हो, तो जो बेचारा एक्चुअल में विक्टिम है उसका क्या होगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें कुछ और चीज़ें जो लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि जब भारत बटा तो यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान गए वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे, पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ पे आए वो अपनी प्रॉपर्टी वहाँ छोड़ के गए थे, वहाँ पे हिंदुओं की लैंड को स्टेट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पे ये लैंड जानी चाहिए थी सरकार के पास, सरकार ने वो लैंड वक्फ को दे दी, तो वक्फ के पास क्या है ना, एक बड़ा लैंड पूल तैयार हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपने वो लैंड जो है वो वक्फ को क्यों दी। इंडिपेंडेंट एक सॉवरेन स्टेट में जो स्टेट होता है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का प्रोटेक्टर नहीं होता, वो सबका प्रोटेक्टर होता है। और हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म के नाम पे इतनी सारी चीज़ें चलती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप वक्फ एक्ट को, हमारा चैरिटेबल एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट है, जो हिंदू रिलीजियस और एंडाउमेंट एक्ट को भी अगर आप देखोगे
तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे हिंदू मंदिरों को से चीजें ली जाती हैं, यानी सरकार उनका चढ़ावा भी ले लेगी, उनकी जो है वो जमीन भी ले लेगी, लेकिन यहाँ पे लेने के बजाय सिर्फ देने का कॉन्सेप्ट है। देने का मतलब स्टेट इनको सर्वे का भी पैसा दे रहा है, स्टेट इनको ऑफिस भी दे रहा है। मजेदार बात आप ये देखिए, जो स्टेट का मैनेज करने वाला मुतवली है, अगर वो प्रॉपर्टी को मिसमैनेज करता है उसके अगेंस्ट में आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। दूसरी बात, इसमें जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करें उनको आपने पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दे दिया है, जबकि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन अगर आप इसको देखोगे पहले के आईपीसी के हिसाब से या अभी भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से, तो उसमें वक्फ का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो आप एक ऐसा लॉ चला रहे हो। अच्छा, उससे भी बड़ी बात, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो वक्फ बोर्ड के अंडर में काम करेगा। मतलब इसमें ये तक है कि आप अपने घर में मान लो 300 साल से रह रहे हो, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी रह रही है, और वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी में आपकी प्रॉपर्टी वक्फ की दिखा दी। अब वक्फ ने आपको नोटिस इशू किया कि आप जो है वो इलीगल ऑक्यूपेंट हो, आप अपनी प्रॉपर्टी पे हो गए एनक्रोचर, और अगर आपने स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में उसको खाली नहीं किया तो वक्फ बोर्ड डीएम को ऑर्डर देगा कि आप इनको खाली कराओ। और अगर डीएम खाली नहीं कराता तो आप सोचिए, इसमें डीएम के अगेंस्ट में एक्शन लेने की पावर दी गई है, जहाँ पे डीएम के ऊपर फाइन किया जाएगा। तो मतलब डीएम जो है वो पूरे के पूरे वक्फ बोर्ड के अधीनस्थ है, वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में काम करेगा। और उससे भी मजेदार बात, स्टेट के पास पावर होती है वो किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकता है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में। यहाँ पे अगर सरकारी जमीन पे वक्फ अपना दावा ठोकता है तो ये एक्ट कहता है कि 6 महीने के अंदर सरकार वो जमीन वक्फ बोर्ड को वापस करेगी। इसके अलावा अभी जो केसेस आए, इन्होंने एएसआई की प्रॉपर्टी जो कि प्रोटेक्टेड होती है, वहाँ की प्रॉपर्टीज पे भी इन्होंने अपना दावा ठोका और उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी वक्फ को बिलोंग करती है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप एएसआई की प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हो तो एएसआई की जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के, जैसे यूजर का कॉन्सेप्ट हो गया, या किसी बिना आपके क्लेम के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ की प्रॉपर्टी, यानी एएसआई के ऊपर वक्फ, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वक्फ, किसी भी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन के ऊपर वक्फ, कलेक्टर के ऊपर वक्फ, किसी भी कम्युनिटी के ऊपर वक्फ, तो सारी की सारी वन साइडेड पावर आपने उठा करके वक्फ बोर्ड को दे दी। ये इसका सबसे खतरनाक जो इसका एस्पेक्ट है वो ये। अभी जैसे आपने देखा कि ईदगाह का केस हुआ था कर्नाटका में, अभी मुझे कर्नाटका कहाँ के नहीं आ रहा है, ओपन जगह थी, होता है जैसे गणपति उत्सव मनाया जाता था, उन्होंने नोटिस इशू कर दिया कि आप गणपति नहीं मना सकते, ये तो हमारी लैंड है। अब वहाँ पे वो वहाँ पे बहुत डिस्प्यूट हो गया। अब कल आप मंदिर क्लेम कर रहे हो। अभी और एक इन्होंने बड़ा काम किया, मेरठ में जो कैंट एरिया होता है, जो आर्मी एरिया है, उन्होंने कैंट एरिया को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले 10 सालों में मेरे हिसाब से इस देश की 75% लैंड वो वक्फ की लैंड होगी। Either that is personal or government. Anybody, anything, it may be of the government land also, because they are saying if they are going to make their claim over a government property, तो within 6 months सरकार जो है वो लैंड जो है वापस वक्फ बोर्ड को करेगी। मैम, इसमें आपने एक चीज़ बताई थी, वो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि इट इज़ नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम, इट इज़ नॉट अबाउट टू रिलीजन्स, इट इज़ अबाउट लैंड इंक्रोचर और जिसका लैंड इंक्रोच किया जा रहा है, द लैंड इंक्रोचिंग। इसमें आपने कहा है कि सबसे ज़्यादा परेशानी उनको हो रही है who are not that well settled Muslims, जो गरीब, जो पिछड़े तबके से आते हैं। और सच्चर कमेटी की तो रिपोर्ट कहती है कि ज़्यादातर जो हैं अभी भी बैकवर्ड हैं और इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और स्टेटस वाइज भी बैकवर्ड ट्रीट किए जा रहे हैं, बैकवर्ड हैं। इसको आप थोड़ा सा समझाइए कि ये एक्ट कैसे उनको डोमिनेट करता है और उनको एक सबमिसिव स्टेट में ले जाता है, और मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम ही कैसे हो गया है, जबकि हम उनके बेनिफिट के लिए ये इसमें समझना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो हमेशा डोमिनेटिंग लोग होते हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि प्रबुद्ध हैं, जो कि पावरफुल हैं। अब जैसे वक्फ बोर्ड में आप देखोगे तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी अजीब व गरीब हैं। पहले कोई महिला नहीं हो सकती, दूसरी बात कोई नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, मतलब वो वक्फ बोर्ड का जो सदस्य होगा वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही हो सकता है। अब इसमें अगर आप सच्चर कमेटी और उसके बाद जो रहमान कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसको कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने लगातार, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने, किरण जी ने अपने पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच भी दिया,
वहाँ रहमान कमेटी और सच्चर कमेटी ने भी इस चीज़ को माना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसयूज हो रहा है, यानी जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी को टेक केयर जिनको करना चाहिए, चाहे वो मुतवली हो या बोर्ड के लोग हों, वो जो उस प्रॉपर्टी को मिसयूज कर रहे हैं। तो एक जो एस्टिमेटेड अमाउंट मेरा, मुझे अगर सही याद है, जो सच्चर कमेटी ने उस समय निकाला था, उस समय की मैं बात कर रही हूँ, वो लगभग उन्होंने बोला था कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो टेंटेटिव वैल्यू है इस समय उसकी, वो लगभग 1 लाख करोड़ की है। लेकिन जो दिखाई जा रही थी वो दिखाई जा रही थी 12,000 करोड़ की। अब ये जो गैप आ रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ, यानी अगर एक बार, तो इनका इसमें क्या है कि एक बार इन्होंने सर्वे करके किसी प्रॉपर्टी को वक्फ अगर डिक्लेयर कर दिया, तो दोबारा उस प्रॉपर्टी का कभी सर्वे नहीं होगा, वो परमानेंटली हो गई वक्फ की। अब वक्फ बोर्ड की। दूसरा इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें जो मेन प्रॉब्लम आई, आपको पता है लैंड के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए किसी को आपने बोला कि ये लैंड वक्फ की गई पर्टिकुलर पर्पस के लिए, अब उसका जो है, मान लीजिए वहाँ पे उन्होंने कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया तो उसका पैसा आएगा, आप किसी और को आपने उस लैंड को ट्रांसफर करके कब्जे में दे दिया। अभी हम लोगों ने एक निकाला एस्टिमेशन इंदौर में खुद वहाँ की अथॉरिटी को नहीं पता कि वक्फ ने कितनी लैंड धीरे धीरे करके अपने नाम पे कर ली है, क्योंकि सिस्टम जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है इनका कहीं। इसीलिए रहमान कमेटी ने बोला था कि वक्फ के इस घोटाले को रोकने के लिए आप एक पूरा इसका जो है डिजिटाइजेशन करो, एक कंप्यूटराइजेशन करो, कहाँ पे लैंड है, कौन सी लैंड है, पेपर कौन से। अगर अभी आपने देखा होगा तो वैसी जी जो कि जेपीसी के मेंबर भी हैं, उन्होंने खुद माना है कि लाखों प्रॉपर्टी ऐसी है जिनका कि कोई कागजात ही नहीं है। तो अगर कोई कागजात ही नहीं है तो आप ये कैसे कह रहे हो कि एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ को बिलोंग करती है? तो अभी जैसे मेरी नॉलेज में भी बहुत सारे केसेस हैं, मध्य प्रदेश के कुछ मुस्लिम्स के केसेस हैं, कर्नाटका के कुछ पावरफुल डॉक्टर्स के केसेस हैं जिन्होंने बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, दिल्ली के केसेस हैं, मतलब करोड़ों की उन डॉक्टर्स की प्रॉपर्टी पे भी वक्फ ने अपना दावा ठोका और बोला कि ये हॉस्पिटल जो वक्फ को बिलोंग करता है। अभी हम ये लॉककास्ट शूट कर रहे हैं, इस रूम में कल वक्त दावा कर सकते हैं और फिर हमें हमारे आपको पास खाली करना पड़ता, नोटिस आ सकता है आपके पास, फिर आप एक एनक्रोचर हो जाएंगे। हम लोग क्या बाहर फिर चल के शूट करेंगे कहीं ऐसे पार्क में बैठ के? नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी एक समय आएगा कि आप बाहर भी नहीं शूट कर पाओगे, क्योंकि सारी लैंड वक्त की हो सकती है। तो ये एक मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, क्योंकि आप एक तरफ तो सेक्युलरिज्म की बात करते हो, दूसरी बात आप करते हो कि आपने इतना वन साइडेड राइट दे दिया कि दूसरे को जो डिफेंड करने का जस्टिस का राइट है आपने वही क्लोज कर दिया है। तो आप ये देखो ना कि मतलब मुझे तो समझ नहीं आता इसका, कोई भी प्रोविजन आप पढ़ोगे आपको समझ नहीं आता कि ये लेजिस्लेशन कैसे ये बना और कैसे अभी तक चल रहा है। इसीलिए अगर आप इसको धीरे धीरे देखोगे तो आज भी लगभग 120 पिटिशन जो है वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है वक्फ के अगेंस्ट में। अब इसमें क्या हो रहा है, हर मैटर पे स्पेसिफिक जजमेंट आता है, तो इससे अच्छा है कि आप इस लॉ को ही आप ठीक कर दो। कितने मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा ही नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, वो बेचारा कहाँ जाएगा? 60% 70% जनता ऐसी है जिनके पास वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस कर सकें। एक इसमें मजेदार बात और है ऋषि, इस्लामिक कंट्रीज का तो मैंने बता दिया कि इस्लामिक कंट्रीज में भी वक्त को इतनी प्रॉब्लम, वक्त को इतनी पावर नहीं। सेकुलर कंट्री जितनी भी हैं वहाँ पे ये मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में वहाँ का जो ट्रस्ट एक्ट होता है या जो चैरिटेबल एक्ट है ये उससे गवर्न होते हैं, वहाँ पे इनके पास वक्फ की पावर नहीं है। तो अगर ये कोई कहता है कि वक्फ इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम तो इट कैन नॉट बी इंटरफियर, तो इसका एक अलग इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि दिस इज एन इंटरफियरेंस इन इस्लाम। तो इसमें हमें दो चीजें, तो इसमें हमें एक चीज और समझनी चाहिए कि आपके जो रिलीजन का इसेंशियल पार्ट होता है उसको आर्टिकल 25 ये कहता है कि वहाँ पे सरकार उस इसेंशियल पार्ट पे लॉ नहीं बना सकती। नंबर एक बात ये है कि पहली बात कुरान में ये शब्द एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, वहाँ पे दान मेंशन है। नंबर दो, इस्लामिक कंट्रीज में आपके पास इतनी पावर नहीं है। नंबर तीन, अगर ये आपके रिलीजन का इसेंशियल पार्ट है तब तो इस पे लॉ बन ही नहीं सकता, तो आपको डिमांड करनी चाहिए आप पूरा वक्फ एक्ट अबॉलिश करो। और अगर एक्ट वैलिड है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन बना सकती है वो उसको अमेंड भी कर सकती है। और अगर आपने देखा होगा कि हिंदू मंदिरों को किस तरीके से कंट्रोल किया, जैसे अभी आपने तिरुपति बालाजी का देखा, इतना बड़ा इशू हुआ। इसके पहले आपने केरला के टेम्पल्स को देखा, पद्मनाभ स्वामी से लेकर अलग अलग टेम्पल तक कितने इशूज हुए। यहाँ पर सरकार कैसे एंट्री लेती है, 26 के नाम पे एंट्री लेती है।
26 में क्या है कि आपकी जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं उसका जो है प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, तो हम इसको जो है अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो इसका मतलब अगर आप इसको मान करके भी लो कि हम इसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे, और कंट्रोल में लेने के बाद इस वक्फ एक्ट के कारण उसका अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली सरकारों को उसको अमेंड करना चाहिए। और इसीलिए जो ये अमेंडमेंट जो है सरकार जो लेकर के आई है अभी वक्फ एक्ट में, अगर उसको आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खत्म करने का प्रयास किया गया जो कि इस एक्ट को एक ड्रैकोनियन एक्ट बनाती हैं और आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को कैप्चर करने का आपको राइट देती है। जी। तो मैम जिस बारे में अभी बता रही थी वो बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, जैसे एक बहुत फेमस तांडव केस है जिसमें इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात हुई है, और यही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आती है उसके लिए आप रिलीजियस राइट और माइनॉरिटी राइट इन सबको क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब हम अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, और सवाल तो हम नहीं कहेंगे, दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्कशन। तो आखिरी जो डाउट है वो ये है कि व्हाट इज द अमेंडमेंट्स दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस गवर्नमेंट, जेपीसी के क्यों बैठी है, उस अमेंडमेंट की कहानी क्या है और उससे क्या इफेक्ट आएगा, हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। और दूसरा सवाल मैम इसमें ये है कि एक बहुत बड़ा जो तबका है वो ये कह रहा है कि when this government was in so much of power from last 10 years, तब इन्होंने क्यों नहीं करा, अब ये 240 सीट पे क्यों कर रहे हैं ऐसा। देखिए अब ये तो पहला सवाल मुझे लगता है, दूसरा सवाल तो आप रिलेवेंट अथॉरिटी नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं, वो मुझे क्या पता। लेकिन पहला सवाल कि इस अमेंडमेंट में क्या है और उससे क्या फर्क आएगा। देखिए इस अमेंडमेंट में जो सरकार के पास कंप्लेंट्स आ रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके विक्टिम जो है वो सिर्फ हिंदू या नॉन मुस्लिम्स ऐसा नहीं है, इसके विक्टिम मुस्लिम्स भी हैं, आज के समय में आपकी जनजातियाँ भी हैं, आपके हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी, क्योंकि अभी आप इसमें देखोगे तो सबसे ज़्यादा इन्होंने चर्चेस की लैंड को क्लेम किया है अभी जो रिसेंट है, क्योंकि अभी ट्राइबल एरियाज में जो भी कन्वर्जन के इशूज चल रहे हैं, तो जो कन्वर्टेड ट्राइब है उनकी लैंड को क्लेम करके ये बताना कि वक्फ की लैंड है। तो अब शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जो इशू चल रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इसमें इन्होंने सरकार के पास जो भी कंप्लेंट है और इसके पहले जो रिकमेंडेशन की गई थी, जो पुरानी जेपीसी थी और जो सच्चर कमेटी की कुछ उसमें सजेशंस थे, रहमान कमेटी की मैं बात कर रही हूँ, इसमें उन्होंने बोला कि आप इसका डिजिटाइजेशन करो, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वक्फ के रूप में रजिस्टर्ड हैं। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो मेनली रहमान कमेटी के सजेशंस को ही इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें जो एक कुछ चीज़ें और जो इसमें की गई हैं, जैसे पहले जो आपका वक्फ बोर्ड था उसमें जो डोमिनेटिंग मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी, सुन्नी और शिया, इन्हीं का मेजर रिप्रेजेंटेशन होता था, इसको थोड़ा सा और इन्होंने डेमोक्रेटिक बना करके कुछ और कम्युनिटीज़ को भी इसमें जगह दी जाए, इसकी इन्होंने व्यवस्था करी है। तो वो कैसे करी है, रिप्रेजेंटेटिव होंगे बोर्ड में, मतलब बाकी जो, क्योंकि इस्लाम जो है 72 फिरकों में बटा हुआ है, सिर्फ शिया सुन्नी में नहीं है। तो इतना कास्ट, हाँ इतना कास्ट, इतना डिवीजन है वहाँ पे, जैसे हिंदूज में है वैसे ही उनमें भी है, हर जगह है। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब सरकार का ये है कि जैसे अहमदिया हो गए, बोरा मुस्लिम हो गए, ये भी तो है ना जो रिप्रेजेंटेशन जिनका पॉपुलेशन में इतना नहीं है लेकिन जिनकी लैंड इसमें जा रही है, तो या जिनका जो वक्फ कर रहे हैं इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग, उनका भी रिप्रेजेंटेशन इसमें होना चाहिए। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात है, जैसे पहले था कि हिंदू अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है लेकिन बेनिफिशियरी सिर्फ मुस्लिम होगा, इसमें इन्होंने कर दिया कि कम से कम 5 साल तक जो इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा हो वही जो है अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करेगा। और वक्फ में जैसे आपका इस्लामिक कंट्री में है ना कि इफ़ यू आर अ ओनर तभी आप लैंड को वक्फ कर सकते हो, तो इसमें जो वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट है इसको डाइल्यूट करके लगभग ख़त्म कर दिया गया, और इसमें ये कहा गया है कि जो ओनर है प्रॉपर्टी का, यानी आपके पास पेपर प्रॉपर दिखाने के लिए होने चाहिए कि भाई ये ओनर था, ओनर ने इस डॉक्यूमेंट के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया, तो ये एक बड़ा चेंज किया गया। दूसरा इसमें था कि पहले सर्वे कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता था, असिस्टेंट सर्वे कमिश्नर होता था, वो गया, उसने प्रॉपर्टी का सर्वे किया, खर्चा सारा उसका सरकार उठाती थी और उसको कहीं बताना नहीं होता था, आके उसने वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म कर दिया कि ये जमीन ये जमीन ये जमीन ये सारी वक्फ की जमीन है। तो सीएम हाउस का सर्वे किया, बता दिया, हाँ बता दिया, आर्मी के कर दिया, मंदिर को बता दिया, किसी को बता दिया कि जो है वक्फ की प्रॉपर्टी। अब उन्होंने ना सर्वे कमिश्नर को वहाँ से हटा दिया और वो
पूरी की पूरी पावर इन्होंने जो है वो कलेक्टर को दे दी है। तो अब कलेक्टर ही सर्वे करेगा। कलेक्टर के ऑफिस से में अगर आपको कोई ग्रीवांस है तो वो आपकी ग्रीवांस को जो है कलेक्टर ही एड्रेस करेगा। प्रॉपर्टी का सर्वे करना, ये देखना कि प्रॉपरली ये प्रॉपर्टी वक्फ की गई है कि नहीं की गई है। तो एक तरीके से ना, अगर आप, क्योंकि आपको पता है कि रेवेन्यू का सारा रिकॉर्ड भी कलेक्टर के पास होता है, तो अगर कहीं इनकंसिस्टेंसी है तो वो कलेक्टर जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो कलेक्टर को सर्वे कमिश्नर का जो एक राइट दिया गया वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें चेंज है। दूसरा, इसमें महिलाओं को राइट दिया गया और ये सरकार मुझे लगता है कि महिलाओं को लेकर बहुत सजग है, बहुत सजग है। मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं जब अपनी किताब लिख रहा था तो भी मैंने ये चीज़ देखी कि महिलाओं को लेके इस सरकार में जितना सेंटिमेंटल है, और हम ये कह सकते हैं कि जितना संजीदगी से वो चीज़ एड्रेस करती है, वो एक इमोशनल टच है उनका। वो क्यों है उसके बारे में नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन वो उस पूरी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से एड्रेस कर रहे हैं, whether that is for any political reason, emotional reason or any other reason that is their clause, but बहुत सारे, जैसे वुमेन रिजर्वेशन देना हुआ, वो अभी तक का सबसे अच्छा अमेंडमेंट मुझे लगता है कि पिछले 70-75 सालों में अगर हुआ है तो वो अमेंडमेंट उसमें से। तो वुमेन का आप बता रही थी कि वुमेन को इसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, प्लस इसमें क्या होता था, जैसे आपने जो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी दूसरों को, यानी जो लीगल है उनकी प्रॉपर्टी भी वक्फ कर दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं जो चेंजेस है ना, वो इस्लामिक कंट्रीज जैसे यूएई में जो है ना, ये आपको एक दिखता है कि उसके पैरेलल ये लेकर के आए कि लैंड आपकी होनी चाहिए, दूसरों की ज़मीन यानी अपनी पत्नी की, बच्चों की, उनकी ज़मीन भी आप वक्फ नहीं कर दोगे, उसमें कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। ये इसमें किया गया। तीसरा इसमें इन्होंने किया गया है कि इसमें जो है हिंदू कम्युनिटी को भी जगह दी गई, जो कि पहले नहीं था। इसको लेके बड़ा ऑब्जेक्शन भी उठाया जा रहा है कि आप हिंदू रिप्रेजेंटेटिव उसमें कैसे रख सकते हो। तो इसमें एक चीज़ हमें ये भी देखना चाहिए कि आप लैंड भी तो हिंदू से ले रहे हो ना। मैम अभी तो आपने बताया कि जो अमेंडमेंट आया उसमें ऐसा कहा कि जो इस्लामिक फॉलोअर्स हैं 5 साल तक करते हैं उन्हीं को है, तो फिर हिंदू रिप्रेजेंटेशन नहीं, उसमें देखिए, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज ये है कि अगर स्टेट किसी चीज़ को मैनेज कर रहा है, स्टेट उसका खर्चा उठा रहा है, तो आप उसको रिलीजन स्पेसिफिक कैसे कर सकते हो। और मान लो 5 साल में मैंने जो है 5 साल से मैं प्रैक्टिसिंग हूँ, मैंने दे दिया, और देने के बाद अगर मैंने दोबारा अपने घर वापसी कर ली तो वंस अ वक्फ तो ऑलवेज अ वक्फ हो गया, तो वो तो प्रॉपर्टी जो है रिवर्सिबल हो गई, अब तो मेरे पास वो आएगी नहीं। तो देने वाला देने के बाद अगर फिर हिंदू बनता है तो भी प्रॉपर्टी चली गई वक्फ को। तो पहली बात तो ये है कि पूरा का पूरा, क्योंकि ऐसे बहुत हिंदू मंदिर हैं, अगर आप तिरुपति बालाजी से लेकर के बंगाल तक का देखोगे, हिंदू मंदिरों में आपने जो ट्रस्ट बनाया उसमें दूसरी कम्युनिटी के लोगों को आपने रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर एक स्टेट का, और आपने पहले इसमें ये तक था कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा वो भी सिर्फ मुस्लिम ही हो सकता है, मतलब जो ब्यूरोक्रेट इस पूरे सेटअप में होंगे वो भी सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। फिर अगर टैक्स के पैसे से सब कुछ मैनेज किया एग्जैक्टली, तो आप उसको रिलीजन स्पेसिफिक आप नहीं कर सकते। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, सो यस, सेकुलर स्टेट जैसा कि जानते हैं। तो और ट्राइब्यूनल का वो जो फाइनलिटी था ना कि ट्राइब्यूनल के जजमेंट के अगेंस्ट में आप अपील में कहीं नहीं जाओगे, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। ये बड़ा वेलकमिंग स्टेप है। जो इनके ऊपर वो आपका लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता था, उसको भी सरकार ने रिपील कर दिया। अब जो लिमिटेशन एक्ट बाकी लोगों के ऊपर लगता है वही यहाँ पे भी लगेगा। और जो इन्होंने एक पावर दे दी थी कि वक्फ एक्ट सारे एग्जिस्टिंग एक्ट को सुपरसीड करेगा, उसको भी इन्होंने जो है वो रिपील कर दिया है। तो ये जो वक्फ को यूनिलैटरल पावर सारी की सारी जा रही थी, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा वायरस दोनों थी। अल्ट्रा वायरस भी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, क्योंकि आपने पूरे सिस्टम को वक्फ बोर्ड के नीचे ला करके खड़ा कर दिया। We are governed by constitution, but what I got from this law cast that we used to govern by waqf board from very long time. Yes, yes, definitely, it is like that. Thank you so much, ma'am. That's why these amendments are very welcoming, and I think कि इससे एक्चुअल में जो एक्चुअल में नीडी मुस्लिम है ना, ये उन्हीं का भला होने वाला है। कुछ लोगों की मोनोपोली इस पर टूट सकती है, एंड मे बी दैट इज द रीजन कि दे आर कंटिन्यूअसली अपोजिंग इट। लेकिन अल्टीमेटली ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर स्टेट में होना चाहिए, और इसको कहीं ना कहीं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की गई है। फिर मैं बता रही हूँ, इसमें रहमान कमेटी की रिकमेंडेशन को प्राइमरली जो है सरकार ने इनकॉर्पोरेट किया है।